और ओबीसी के अधिकतर चाहते हो, चाहे जाट हो, वो चाहे गुजर हो, वो चाहे पाल हो, चाहे प्रजापति हो, चाहे कश्यप कुमार हो। जब हम इतिहास में जाते हैं तो मुझे ये लगता है कि जिस आंदोलन का भाई चंद्रशेखर आजाद चला रहे हैं, जिस आंदोलन में मैं खुद हूं, जिस आंदोलन में हम समाज मिलकर के बड़ी मजबूती से है, वो तो हमने अब 20वीं-21वीं सदी में चलाना शुरू किया है, 18वीं-19वीं सदी में। उससे पहले आंदोलन सारा आप लोगों ने चलाया। इतने बड़े बड़े नाम है इस आंदोलन में। रही राजनीतिक विरासत की बात, देखिए राजनीतिक विरासत कोई किसी की छीन नहीं सकता, शर्ते कि आप किस ओर जाना चाहते हैं, ये बड़ा सवाल है। आज भारत में राजनीति को पैसे के आधार पर कर दिया गया है। मौजूदा समय में अगर आप आंकड़ा उठाए इस देश का, मौजूदा समय में आप देखें कि सबसे ज्यादा हत्या मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो जो फांसी पर लटकता किसान है, वो जो मर जाता है, वो हत्या है, आत्महत्या नहीं है। किसी जब अलग अलग राज्य में जाकर देखता हूं तो यहाँ आत्महत्याओं के नाम पर किसान के सबसे ज्यादा मृत्यु हो रही है। जब सम्मान साथ होता है तो गर्दन उतर जाए, सम्मान नहीं जाना चाहिए। ये मैंने यहाँ देखा है भारत के अंदर, यहाँ की जातियों में यह है। तो यहाँ पर मुस्लिम लोग कन्वर्टेड मुस्लिम है। अब मेरा एक सवाल आप से है कि आप दो पड़ोसी रहते हैं, आपस में एक ही जाति के रहते हैं, और दोनों में आपस में लड़ाई हो जाए, आपके कोई सगे भाई का आके लठ मार दे और आपके सगे भाई से विवाद हो, तो आप पड़ोसी की तरफ से जाके लड़ोगे अपने सगे भाई की तरफ से जाके लड़ोगे? बताओ, सगे भाई की तरफ से लड़ोगे जाके? वो जब खून निकलता है तो वो खून ऑटोमेटिकली यहाँ दर्द पैदा करता है कि नहीं ये खून मेरा है। तो जिस देश में मुसलमान है ना, वो खून हमारा ही है, उनका हमारा खून एक है। अगर आप डीएनए टेस्ट कराने जाओगे तो आपको पता लगेगा कि गुजर का खून या जोजो का खून एक निकलेगा, इनका डीएनए निकलेगा, चाहे 50 साल 200 साल पहले। चाइना भी लगभग हमसे 5-7 साल आगे पीछे आजाद हुआ था, लगभग 5-7 साल बाद। ठीक, आज उसका बच्चा, अपने घर में जाइएगा आप, अपने घर की एलईडी चेक कीजिएगा, अपना फोन चेक कीजिएगा, अपने घर में बेसिक चीजें यूज होने वाली चेक कीजिएगा, तो उनका प्रतिशत निकलेगा मेड इन चाइना की बनी हुई है। लगभग 70% चीजें आपके घर में चाइना की यूज हो रही है। आने वाली प्लेट, चलने वाला पंखा, समझ रहे हैं, चाइना के बनकर आ रहे, बच्चों के खिलौने, किताबें, पेन पेंसिल चाइना के बनकर आ रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि वहां का बच्चा, मैं उनका विरोधी नहीं हूं भाई, वो टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं, 6 महीने का प्रयोग कर रहे हैं। वहां का बच्चा जो है, वहां बैठ करके 10 साल का बच्चा, हम एक सामान यहाँ खरीद रहे हैं और वहां 15 रुपए कमा रहा है, यहाँ हमारे सामान खरीद रहे हैं। तो ऐसी कैसी देश में कि हम इसको नहीं कर सकते? भारत के विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश होकर के फिर भीख मांगते घूम रहे हैं। भीख तो मांग रहे हैं भाई, नौकरी मांग रहे हैं, भीख तो मांग रहे हैं। यहाँ किसान आत्महत्या कर रहे हैं, भीख तो है। आखिर ऐसी क्या कमी है कि यहाँ की व्यवस्था नहीं बदल पा रही है? कौन व्यवस्था नहीं बदलने देना चाहता है? मैं जिस रास्ते चल रहा है ना, अगर मैं इसका आंकड़ा लूं, ये युवा जो नेट पर पूरे दिन रील देखता है ना, ये ढूंढना शुरू करो, तरक्की कैसे होगी, परिवर्तन कैसे होगा, आखिर कौन करेगा? जब अमेरिका से बुलाए लोगों को, भाई यहाँ हमारे देश में सुधार करो, या चाइना से बुलाए, बताओ उन्हें बुलाया जाए। पाकिस्तान से लड़ते रहते हैं हम, क्या औकात है पाकिस्तान के हमारे सामने? बताओ। चलो विश्व में करो बात, यूपी के लोग चलते हैं, दिन के दिन पाकिस्तान को काट पाट खा जाते हैं। लड़ाई पाकिस्तान की नहीं है, वो तो खुद भिखारी है। उनका शैक्षिक स्तर देखो जमीन पर है, हमारे यहाँ तो पक्के मकान तक नहीं है। हम उनके यहाँ चलने का संसाधन नहीं है अभी तक, उनसे क्या बराबरी हमारी? ये हमको उलझा कर रखने का बहुत अच्छा तरीका है कि हम जापान को ना पढ़ पाए, हम चाइना को ना देख पाए, हम रूस को ना देख पाए, अमेरिकी विश्व शक्ति कैसा है, इतनी सी जनसंख्या की आबादी वाला देश विश्व शक्ति कैसा है, हम ये ना देख पाए। क्योंकि यहाँ अगर परमाणु मुसलमान बना देगा तो यहाँ संघ के लोगों को दिक्कत कैसे होगी? भाई यार, हिंदुओं में कोई था नहीं परमाणु बनाने वाला, मुसलमान ने कैसे बना दिया? ये बड़ा सवाल है। विधायक एमपी बना करके बहुत बड़ा तीर मार दिया है भाई। भारत धीरे 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 गुलामी की कगार पर फिर जा रहा है। बीमार में के लोग गुंडे, मैं खुद पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, एमबी किया हूँ, मैनेजमेंट की डिग्री मेरे पास है। यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष साहब गोल्ड मेडलिस्ट है, वो पीएचडी होल्डर है, 2 लाख की तनख्वाह जहां मर्जी जाकर ले सकता है। हर प्रदेश में हमारे प्रदेश अध्यक्ष से लेकर जिलाध्यक्ष सारे ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हैं। हमसे दिक्कत इसलिए है कि जब वो बात करते हैं धर्म की, जब वो बात करते हैं जाति की, तब हम बात करते हैं रोजगार की, तब हम कहते हैं कि भाई यहाँ किसान सशक्त कैसे होगा, इस पर जवाब दो। जाति मत हमें सिखाओ, धर्म मत हमें सिखाओ, कि धर्म को मानेंगे हम तय करेंगे, बीजेपी और आरएसएस के लोग तय नहीं करेंगे। सबको आपने मौका दिया, एक बार भीमार में आजाद समाज पार्टी के लोगों को मौका दें, ठीक है? और ये मैं ये नहीं कह रहा क्योंकि भीख मांगने वाली आदत नहीं है, किसान परिवार में पैदा हुआ है ना। जब खेती करते हैं तो ये ध्यान रहता है कि बरसात अगर ज्यादा हो गई तो फसल खराब भी हो सकती है, तो यह फसल खराब हो और चाहे सही हो, इसका अंदाजा पहले से है। अपने काम के बल पर जो काम आज तक किया, उसके बल पर मैं आपसे कहता हूं कि धन तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन हाँ, अगर व्यवस्था हाथ लग गई, उस व्यवस्था से सुधार कैसे होता है ये हम आपको बताएंगे, सुधार कैसे किया जाता है। और ये भी तय है कि जिस दिन असराज कोर साहब कह रहे थे, याद रखा जाएगा। और साहब जिस दिन एक बार पूर्ण ताकत से आए ना, अभी भी याद रखते हैं लोग, चंद्रशेखर आजाद जब संसद में बोलते हैं तो 4 मिनट में 21 सवाल पूछ लेते हैं, उनसे कहते हैं 21 सवाल का जवाब दो, दे नहीं पाते। और जिस ताकत हाथ लगेगी उस दिन बताएंगे क्या कर सकते हैं। और मैं आपसे भी कहता हूँ, जो साथी ये कहता हूँ कि उसमें राजनीतिक क्षमता और राजनीति कर सकता है, लेकिन पैसे नहीं है, धन नहीं है,
वो आए भीम आर्मी ज्वाइन करे, आजाद समाज पार्टी ज्वाइन करे, हम उसको दिखाएंगे राजनीति, उसकी अगर ताकत राजनीति करनी उसको आगे कैसे बढ़ाया जाता है। भीम आर्मी, विनय रतन जी, माननीय अध्यक्ष जी अपना संबोधन करेंगे। शुक्रिया संचालन महोदय। पीछे तक साथियों आवाज आ रही है? नहीं तो बाहर वहां गली में बैठे हुए हमारे बुजुर्गवार हैं, आ रही है सब तक आवाज? बैठ लीजिए, नहीं बैठ लीजिए आप लोग, बैठ लीजिए। सबसे पहले तो आप तमाम यहाँ जो बुजुर्गवार बैठे हैं, मेरे पिता तुल्य बैठे हैं, क्योंकि मैं अपने वक्तव्य में कहता हूं कि ईश्वर को तो मैंने देखा नहीं और ना मुझे भगवान को देखने की कोई इच्छा है। यहाँ जो बुजुर्ग लोग हैं मेरे लिए वो भगवान है। मेरे माता पिता बुजुर्गवार, मेरे दादा नहीं है, दादा एक्सपायर हो गए, लेकिन मुझे आपकी शक्ल में मुझे आज अपने दादा भी दिखाई दे रहे हैं। तो मेरे लिए आप ईश्वर के समान है। मैं सबसे पहले झुककर दूर से ही आपका चरण वंदन करता हूं कि आप सब लोग यहाँ मुझ जैसे बच्चे को सुनने के लिए आए हैं और इकट्ठा हुए हैं। यहाँ कुंवर देवेंद्र भाई, बड़े भाई का सम्मान मैंने देता हूँ, क्योंकि मेरे साथ मिलकर के जब संगठन बहुत छोटा था तो मेरठ में 3-4 दिन हम लोग लगातार घूमे मेरठ का जिलाध्यक्ष बनाने के लिए। मुझे बखूबी आज याद है, आप थे और बॉबी भाई थे। बॉबी भाई किसी कारण से आ नहीं पाए हैं। तो कुंवर देवेंद्र भाई का जितना नाम बड़ा है भाई, कुंवर नाम आते ही नाम बड़ा हो जाता है, और परिवार भी एक बड़ा प्रभावशाली भारत के इतिहास में रहा है। तो वो नाम और इनका व्यवहार दोनों डिफरेंट है। जब मैं इनका व्यवहार देखता हूं तो मुझे लगता है कि मैं किसी बहुत ही आम छोटे से व्यक्ति से मुलाकात कर रहा हूं, और जब इनका मैं नाम देखता हूं तो मैं ये सोचता हूं, मैंने कहा इतना बड़ा आदमी और इतने बड़े परिवार का व्यक्ति का व्यवहार इतना सरल कैसे कि मैं भारत के सभी राज्यों में घुमा हूं, अलग अलग लोगों से मिला हूं, तो थोड़ा सा इंसान को परखने की आदत भी हो गई है। तो मैं आपके व्यवहार का कसम से जिस दिन पहले दिन से मिला था कुंवर साहब, मैं कायम हूं आपके व्यवहार, ठीक। और मैं यहाँ आया था तो मेरे मन में कुछ और बात, लेकिन मैं यहाँ आया जब मैंने आपको सुना। भाई टिकट की दावेदारी एक अलग चीज है, लेकिन आपका जो निष्पक्षता से कहना है वो जाहिर भाई के लिए हो या आपके लिए हो, और मैं भी इस चीज का समर्थन करता हूं। ऐसा नहीं है कि वो कहावत है कि घर का दूर और पड़ोसी निडर, कि जो घर के व्यक्ति हैं, जो पड़ोस में रहते हैं, वो सबसे पहले आकर दुख दर्द सुन सकते हैं, ज्यादा दूर का व्यक्ति दुख दर्द नहीं सुनता। मैं सोच रहा हूँ मैं सहारनपुर से आकर यहाँ किसी मामले में 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा, तो ये संभव नहीं है। यहाँ जाहिर भाई पहले पहुंच सकते हैं, यहाँ कुंवर भाई पहले पहुंच सकते हैं, राणा जी पहले पहुंच सकते हैं, हमारे जिलाध्यक्ष पहले पहुंच सकते हैं, मैं नहीं पहले पहुंच सकता। तो जो आपकी निष्पक्षता है इसने मुझे बड़ा प्रभावित आज किया, तो शुक्रिया आप सबका। मैं अपनी बात शुरू करूं। बात शुरू करने से पहले भारत में जन्मे वो सभी महापुरुष जिन्होंने समता समानता की लड़ाई को मजबूत किया, जिन्होंने आडंबर पाखंड को दूर करने का काम किया, जिन्होंने इंसान को इंसान समझने का काम किया, ऐसे सभी महापुरुषों के चरणों में नमन वंदन जय भीम करता हूं मैं, क्योंकि यह मुजफ्फरनगर है और ये पूरा क्षेत्र किसानों के नाम से जाना जाता है। चाहे मेरठ हो, मुजफ्फरनगर हो, हापुड़ हो, बुलंदशहर हो, सहारनपुर हो, शामली हो, इस क्षेत्र ने प्रधानमंत्री भी दिया। मैं चौधरी चरण सिंह साहब को भी नमन वंदन करता हूं। मैं जब उन्हें पढ़ता हूं तो उनकी एक लाइन बहुत खूबसूरत है। वो भारत की जातियों को छोड़ करके, भारत के धर्मों को छोड़ करके भारत की व्यवस्था कैसे सुधरनी चाहिए एक लाइन में बता देते हैं। वो कहता है कि भारत की उन्नति का रास्ता भारत के खेतों खलिहानों से होकर गुजरता है। इस लाइन का सीधा मतलब है कि यहाँ का मजदूर किसान मजबूत नहीं होगा तो भारत के मजबूत होने का कोई चांस नहीं है। और आज क्योंकि मुझे देवेंद्र भाई ने विशेषकर यहां बुलाया, मैंने राजा मीर भोज की लड़ाई भी देखी, बड़े पैमाने पर लड़ाई चल रही है। तो हमारे दिल्ली के वकील है, मैं उनसे बैठा हुआ ऐसे ही पूछ रहा था। मैंने कहा भाई अगर मैं ये इतिहास खोदने जाऊंगा तो मुझे लगेगा 2-3 साल न लग जाए राजा मीर भोज तक का इतिहास मुझे खोजने में। मैं वकील साहब आपसे जानना चाहता हूं, आपने रिसर्च किया है कि ये जो राजा मीर भोज की लड़ाई है इसका सत्य क्या है? तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे पास इतनी मोटी फाइल रखी हुई है, अगर आप आओ मैं उस फाइल को आपको दिखाऊंगा
और बताऊंगा कि राजा मीर भोज क्या है और कौन है। और उन्होंने मुझे यह भी कहा, गुजरी थे वो भी, क्या दगली हम जो है हम सच के साथ रहने वाले लोग हैं, हम राजा मीर भोज के लिए इसलिए नहीं लड़ रहे, मैं मुझे गुजर बनाना चाहता हूं, इसलिए लड़ रहे कि जो सच है उसके साथ खड़े होना चाहता है। तो मैं राजा मीर भोज जी को भी नमन वंदन करता हूं। और भारत में क्रांति, खासतौर से उत्तर भारत में क्रांति का आगाज करने वाले, आप कोई कुछ भी कहे लेकिन इतिहास उसको बदला नहीं जा सकता। कोई कहने लगे मैं अपने पिता दादा को बदल दूंगा, बदल ही नहीं सकता, किसी कीमत पर नहीं बदला जा सकता। तो यहाँ कोतवाल धन सिंह गुर्जर जिन्होंने 1857 की क्रांति की शुरुआत की, असलियत में जो अधिकार उनसे छीना गया वो ठीक है, आज हम सब पढ़े लिख करके आगे की ओर बढ़ रहे हैं, वरना साथियों मैंने ये देखा है, कहते मुझे अच्छा नहीं लगता जब मैं ऊंचे लोगों में बैठता हूं तो हमारे लिए, हमारी जातियों के लिए अलग ही संज्ञान है। किसी को चोर कहा जाता है, किसी को भैंस चोर कहा जाता है, किसी को अन्य पता नहीं कैसे कैसे नामों से बुलाया जाता है, इसमें कोई दोहरा नहीं। ये हकीकत है, या बुजुर्गवार मेरी बात से सहमत होंगे, ऐसा ही है। सच्ची बात है भाई राजा कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी को जो सम्मान मिलना चाहिए था देश में, वो मिला नहीं है। 1857 की शुरुआत की उन्होंने भारत रत्न की मांग भाई साहब ने की है, मैं भी कहता हूं कि, और ये कहता नहीं हूं, अगर समय सही रहा कुंवर साहब और कभी ऐसी ताकत आई जो आपने कही है तो ये कहा नहीं जाएगा, करके दिखाया कि उनको भारत रत्न दिया ही जाएगा। हालांकि किसी क्रांतिकारी का विरोध नहीं करते, लेकिन देखिए सम्मान सम्मान है। अगर आपने खेत जोता है और उसमें गन्ना बोया है तो उसको काटने की जिम्मेदारी, उससे आने वाले धन से आपका घर ही उन्नत हो, ये सबसे बेटर है। ये भारत में है नहीं। मैं एक महान क्रांतिकारी साथी विजय सिंह पथिक साहब को भी याद करना चाहूंगा। जब मैं उन्हें पढ़ रहा था तो किताब किसने लिखी है तो मेरे याद है, लेकिन उनकी कुछ लाइनें मैंने पढ़ी। तो जब ये देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तो वो ये पूछते हैं एक साथी से कि देश तो आजाद हो जाएगा, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, क्या यहाँ की सामाजिक व्यवस्था भी आजाद हो सकती है? सामाजिक व्यवस्था में जो ऊंच नीच की व्यवस्था यहाँ बनाई गई है मनु के द्वारा। और ये जो युवा साथी मेरे यहाँ बैठे हैं, ओबीसी समाज के जो युवा हैं यहाँ पर, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि जब आप इतिहास में जाओगे तो आपको ये पता लगेगा कि आपके पुरखे आडंबर के बड़े विरोधी थे। आज क्योंकि जाति का ठीकरा सिर पर है तो हर आदमी चाहता है कि मेरी जाति ऊंची, मेरा ज्यादा सम्मान है। ऐसा नहीं है, सम्मान व्यक्ति का है, जाति का नहीं। अगर आपका व्यवहार और आपका आचरण समानतावादी वाला है तो आप वाकई ऊंचे हैं। और ओबीसी के अधिकतर चाहते हो, चाहे जाट हो, वो चाहे गुजर हो, वो चाहे पाल हो, चाहे प्रजापति हो, चाहे कश्यप कुमार हो। जब हम इतिहास में जाते हैं तो मुझे ये लगता है कि जिस आंदोलन को भाई चंद्रशेखर आजाद चला रहे हैं, जिस आंदोलन में मैं खुद हूं, जिस आंदोलन में हम समाज मिलकर के बड़ी मजबूती से है, वो तो हमने अब 20वीं 21वीं सदी में चलाना शुरू किया है, 18वीं 19वीं सदी में। उससे पहले आंदोलन सारा आप लोगों ने चलाया। इतने बड़े बड़े नाम है इस आंदोलन में। रही राजनीतिक विरासत की बात, देखिए राजनीतिक विरासत कोई किसी की छीन नहीं सकता, शर्ते कि आप किस ओर जाना चाहते हैं, ये बड़ा सवाल है। आज भारत में राजनीति को पैसे के आधार पर कर दिया गया है। मौजूदा समय में अगर आप आंकड़ा उठाए इस देश का, मौजूदा समय में आप देखें कि सबसे ज्यादा हत्या में इसलिए कह रहा हूं कि वो जो फांसी पर लटकता किसान है, वो जो मर जाता है, वो हत्या है, आत्महत्या नहीं है। किसी जब अलग अलग राज्य में जाकर देखता हूं तो यहाँ आत्महत्याओं के नाम पर किसान के सबसे ज्यादा मृत्यु हो रही है। इसलिए मेरे पिता को गए हुए 3-4 साल हो गए, उन्होंने जमीन को कुछ लोन लिया था, लगभग 2-2.5 लाख रुपए। वो अब तक मेरी हिम्मत नहीं कि मैं उसको जमा करा दूं। पिछले सरकार आई है और लगातार सरकार कह रही है हम किसानों का कृषि कार्ड माफ करेंगे। मुझे नहीं लगता किसी किसान का कृषि कार्ड माफ हुआ होगा। और उधर आप व्यापारियों का आंकड़ा उठाओ, अडानी अंबानी पर लाखों करोड़ रुपए माफ किए गए, छोटे छोटे व्यापारियों पर तक पर कर्जा माफ किया गया, लेकिन किसानों पर कर्जा माफ नहीं किया जा रहा। ये हमें समझना पड़ेगा ये चल क्या रहा है। आज तो हम धर्म के आवेश में आकर के अपने मत का सही गलत प्रयोग कर देते हैं। गलत प्रयोग इसलिए कह रहा हूं कि सही प्रयोग वो होता है कि आपके मत देने के बाद जब आप अपना वोट दे दें और जिसको आप चुनते हैं जो आगे बढ़ता है, उससे आप व्यवस्था की बात कर सके, व्यवस्था बदल कैसे रही। भारत को बदलना इतना आसान नहीं है, न यह देश इतनी आसानी से आजाद हुआ। ये वही क्षेत्र है
मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, जिन मुसलमानों को गलत बताया जाता है, उन मुसलमानों के उलेमाओं ने सिर कटवा कटवा कर अंग्रेजों ने पेड़ों पर टंगाए थे। ये वही क्षेत्र है कि जब यहाँ मान्य गांधी जी के साथ लड़ने वाले लोग, जब पुलिस उनके पीछे रहती थी, तो यहाँ के किसानों ने उनको आसरा दिया, अपने घर में बिठाया। ये वो क्षेत्र है। और ये मैं नहीं कहता, ये इतिहास में लिखा हुआ है। मुझे ना जाने कितने से लोग मिले, उन्होंने नाम बताया कि भैया वो लोग यहाँ आए थे और हमने उनको अपने गांव में रखा था, अपने खेतों में। वहां पर वो जो बनाते थे पहले मक्की के ऊपर टांड, वहां पर हमने रखा था। ये वही क्षेत्र। समझिए, हम लोगों को क्षेत्र बदलने के लिए चुना गया कि हम सब मिलकर इस क्षेत्र को बदलने का काम करें। हम कर क्या रहे हैं, हम किस दिशा में जा रहे हैं? हमारा युवा आज शिक्षा पर, बेरोजगारी पर चर्चा नहीं करता। आप जब फोन चलाएंगे, आप मुझे बताइए कि आपसे कोई धर्म छीन सकता है? आप किस धर्म को मानते हो? किसकी औकात है इस देश में आपको मनाने से मना करो? नहीं, क्योंकि हमारा युवा पढ़ना नहीं चाहता। भारतीय संविधान का आर्टिकल 25, भारतीय संविधान का आर्टिकल 26, भारतीय संविधान का आर्टिकल 27, 28 आपको यह आजादी देता है, आप किसी भी धर्म की पूजा अर्चना कर सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं इस देश के अंदर, भारत के अंदर। तो बताइए कौन हमें धर्म से हमें कौन करने, इसीलिए डराया जाता है। इस देश में मुसलमान जो है वो आतंक मचा देंगे, ये तो कहते हैं ना बीजेपी और संघ के लोग। चलिए मैं एक आंकड़ा लेकर चलता हूं। यहां से भी अंग्रेज आए, अंग्रेज 200-250 साल राज कर गए। उससे पहले यहां मुगल आए, शक आए, हूण आए। ये जो यहाँ मुस्लिम है, 95% मुस्लिम जो है कन्वर्टेड मुस्लिम है। क्या है? कन्वर्टेड मुस्लिम। हम में से मुस्लिम बने हैं, हम में से कुछ वो लोग, उस जातियों के लोग जिनको ये लगता था कि शोषण ज्यादा है, वो बन गए। कुछ ने धर्म पर ये देखा कि नहीं भाई हमें साथ बैठ करके खिला पिला रहे, तो इसलिए बन गए। उसने धार्मिक अच्छी चीजें देखी होंगी। ये जो कहा जाता है कि तलवार के नाम पर मुसलमान को बना दिया गया, ये मेरे हिसाब से मिथ्या। क्योंकि जब आप अपना सम्मान अपने साथ लेकर चलते हैं तो हम अपनी गर्दन की परवाह नहीं करते। जब सम्मान साथ होता है तो गर्दन उतर जाए, सम्मान नहीं जाना चाहिए। ये मैंने यहाँ देखा है भारत के अंदर, यहाँ की जातियों में ये है। तो यहाँ पर मुस्लिम जो है वो कन्वर्टेड मुस्लिम है। अब मेरा एक सवाल आप ही से है कि आप दो पड़ोसी रहते हैं, आपस में एक ही जाति के रहते हैं, और दोनों में आपस में लड़ाई हो जाए, आपके कोई सगे भाई का आके लठ मार दे और आपका आपके सगे भाई से विवाद हो, तो आप पड़ोसी की तरफ से जाके लड़ोगे अपने सगे भाई की तरफ से जाके लड़ोगे? बताओ, सगे भाई की तरफ से लड़ोगे जाके? वो जब खून निकलता है तो वो खून ऑटोमेटिकली यहाँ दर्द पैदा करता है कि नहीं ये खून मेरा है। तो जिस देश में मुसलमान है ना, वो खून हमारा ही है, उनका हमारा खून एक है। अगर आप डीएनए टेस्ट कराने जाओगे तो आपको पता लगेगा कि गुजर का खून या जोजो का खून एक निकलेगा, इनका डीएनए एक निकलेगा, चाहे 50 साल 200 साल का। तो यहाँ लड़ाई जो है, जो होनी चाहिए थी वो लड़ाई नहीं है कि लड़ाई को बदला जा रहा। यहाँ का युवा उठकर क्रांति ना कर दे, वो आपसे शिक्षा के विषय में चर्चा ना कर ले, वो अपनी उन्नति की बात ना कर ले, ये यहाँ पर बदला जा रहा है। अभी एक महिला शायद आईएएस थी पंजाब में, गुजर समाज आईएएस थी, वो नागर। हाँ, उस बहन का अपमान हुआ, बहुत अपमान दिया, उसमें चली गई डिप्रेशन में। बिल्कुल डिप्रेशन में चली गई थी। इसलिए अगर आप ये सोचते हो कि उसका वैसा कोई शोषण हुआ ना, अगर वही बहन कुछ वर्ण की होती, उस वर्ग की होती, तो उसका इतना शोषण ना हो, उसके लिए लाखों लोग खड़े हो जाते हैं। लेकिन नहीं, वो इतने हद तक गई कि भाई चंद्रशेखर आजाद को खुद उस आंदोलन में कूदना पड़ा, कुंवर साहब को खुद आंदोलन में कूदना पड़ा, जब जाकर के उस बहन का थोड़ा बहुत सहयोग हो पाया। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि हम जैसे लोग जाति की बात करें, नहीं, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि यहां जब तक जातियों का बोलबाला रहेगा, जब तक आपके किए गए काम का उत्थान नहीं हो सकता। अब मैं चाइना लेके चलता हूं आपको, देखिए चाइना भी लगभग हमसे 5-7 साल आगे पीछे आजाद हुआ था, लगभग 5-7 साल बाद। ठीक, आज उसका बच्चा, अपने घर में जाइएगा आप, अपने घर की एलईडी चेक कीजिएगा, अपना फोन चेक कीजिएगा, अपने घर में बेसिक चीजें यूज होने वाली चेक कीजिएगा, तो उनका प्रतिशत निकलेगा मेड इन चाइना की बनी हुई है। लगभग 70% चीजें आपके घर में चाइना की यूज हो रही है। खाने वाली प्लेट, चलने वाला पंखा, समझ रहे हैं, चाइना की बनकर आ रहे, बच्चों के खिलौने, किताबें, पेन पेंसिल चाइना की बनकर आ रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि वहां का बच्चा, मैं उनका विरोधी नहीं हूं भाई, वो टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं, अच्छा माइंड का प्रयोग कर रहे हैं। वहां का बच्चा जो है
वहां बैठ करके 10 साल का बच्चा, हम एक सामान यहाँ खरीद रहे हैं और वहां 15 रुपए कमा रहा है, यहाँ हमारे सामान खरीद रहे हैं। तो ऐसी कैसी देश में कि हम इसको नहीं कर सकते? आपने गांव में देखा होगा, ये जब खाटा पाव ऊपर से टूट जाता है ना, तो वो जो प्लास्टिक की बोतल आती है कोल्ड ड्रिंक की, हम उसे पी का आधी काट कर पावे पे सेट करके उसे आगे से पिघला देते हैं, वो पावा जूका तू रुका रहता है नहीं ऐसा? है ना? और खेत में जहां हम घर में रहते हैं, जानवर जहां रहते हैं, जहाँ डंगर बनते हैं, जो हम पानी से वो डंगर धोते हैं ना, बाहर धोते हैं अपना, वो भी हम ये जुगाड़ कर लेते हैं कि वो पानी किसी न किसी के खेत में चला जाए, ये वेस्ट ना हो। कर देते नहीं कर देते? अब आप समझिए ना, ये सब सोचने की तो बात है ना, कि जब हम इतने टेक्नोलॉजी वाले लोग पहले से हैं कि हम छोटी से छोटी चीज पर बुद्धि लगा करके उसकी टेक्नोलॉजी पैदा कर देते हैं, छोटी छोटी चीज पर। मैं रील देखता हूं कि किसानों ने कर दिया भाई, स्प्रिंग लगाए और पंप चला दिया, पानी निकल रहा हवा से अपने आप ही, बिजली की जरूरत भी नहीं है। तो ऐसी अगर हम में कभी क्या है कि हम सालों सब भारत के विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश होकर के फिर भीख मांगते घूम रहे हैं। भीख तो मांग रहे हैं भाई, नौकरी मांग रहे हैं, भीख तो मांग रहे हैं, यहाँ किसान आत्महत्या कर रहे हैं, भीख तो है। आखिर ऐसी क्या कमी है कि यहाँ की व्यवस्था नहीं बदल पा रही है? कौन व्यवस्था नहीं बदलने देना चाहता है? मैं जिस रास्ते से चल कर आया ना, अगर मैं इसका आंकड़ा लूं पिछले 20 साल का, तो कम से कम कई करोड़ रुपए इस रास्ते के आ चुके होंगे। भाई बीडीसी बनता है, हाँ बीडीसी बनता है, प्रधान बनता है, जिला पंचायत बनता है, ब्लॉक प्रमुख बनता है, जिला पंचायत अध्यक्ष बनता है, फिर विधायक बनता है, फिर आपका सांसद बनता है, मंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है। ठीक, इस रास्ते का पैसा ब्लॉक प्रमुख को भी आया होगा, इस रास्ते का पैसा जिला पंचायत अध्यक्ष को भी आया होगा, इस रास्ते का पैसा प्रधान को भी आया होगा, इस रास्ते का पैसा यहाँ के विधायक कोटे से भी कुछ ना कुछ हुआ होगा, या जो मंत्री रहा वो भी रहा होगा। लेकिन इस रास्ते की स्थिति ऐसी है कि एक बार बना दिया फिर 10 साल इसको कोई देखेगा नहीं। मैं नहीं कहता, आंकड़े उठाओ, नेट पर ढूंढो, ये युवा जो नेट पर पूरे दिन रील देखता है ना, ये ढूंढना शुरू करो, तरक्की कैसे होगी, परिवर्तन कैसे होगा, आगे कौन करेगा? क्या अमेरिका से बुलाए लोगों को, या भाई यहाँ हमारे देश में सुधार करो, या चाइना से बुलाए? बताओ ना, बुलाए थे? पाकिस्तान से लड़ते रहते हैं हम, क्या औकात है पाकिस्तान के हमारे सामने? बताओ। चलो विश्व में करो बात, और यूपी के लोग चलते हैं, दिन के दिन पाकिस्तान को काट फाट खा जाते हैं। लड़ाई पाकिस्तान की नहीं है, वो तो खुद भिखारी है, उनका शैक्षिक स्तर देखो जमीन पर है। हमारे यहाँ तो पक्के मकान, पक्के मकान तक नहीं है, हम उनके यहाँ चलने का संसाधन नहीं है अभी तक, उनसे क्या बराबरी हमारी? ये हमको उलझा कर रखने का बहुत अच्छा तरीका है कि हम जापान को ना पढ़ पाए, हम चाइना को ना देख पाए, हम रूस को ना देख पाए, अमेरिकी विश्व शक्ति कैसे, इतनी सी जनसंख्या की आबादी वाला देश विश्व शक्ति कैसे है, हम ये ना देख पाए। क्योंकि यहाँ अगर परमाणु मुसलमान बना देगा तो यहाँ संघ के लोगों को दिक्कत कैसे होगी? भाई यार, हिंदुओं में कोई था नहीं परमाणु बनाने वाला, मुसलमान ने कैसे बना दिया? ये बड़ा सवाल है। और हमारी लड़ाई जो है ना, जो हम लड़ रहे हैं, डॉक्टर अम्बेडकर के जो लोग, जो बाबा साहब को मानते हैं, जो बुद्ध पेरियार को मानते हैं, जो कोतवाल धन सिंह गुर्जर जैसे साथियों को मानते हैं, बीजे पथिक की जो विचारधारा को फॉलो हम जैसे लोग करते हैं, हम यही सोचते हैं कि यहाँ व्यवस्था परिवर्तन कैसे हो? क्या राजनीतिक सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन हो जाए? एक नेता, अगर मैं आपके जिले के नेताओं को लूं, तो एक नेता 5-5 करोड़ के मालिक हैं, 5-5 करोड़ के। और अगर आप उनसे जाकर ये पूछ लोगे क्या 20 गरीब बच्चों को हिम्मत है आपको स्कूल पढ़ाने की, अच्छी शिक्षा दिला देंगे? नहीं है। जहां अगर आपकी ताकत है, क्षमता है, तो आपको सब चीजें माफ हैं। और अगर आपके बच्चे के अंदर कितनी भी क्षमता है, वो विदेश पढ़ने के लिए अगर जाना पड़े तो आपको जमीन ही बेचनी पड़ेगी, सरकार आपकी मदद नहीं करेगी। तो में एक व्यक्ति की मदद होती है जिसकी ताकत है। समझिए, इस देश के लोगों को ये समझना चाहिए कि लड़ाई क्या होनी चाहिए। यहाँ शिक्षा का स्तर जानते हैं आप क्या है? चलिए, कुंवर साहब पहले से बड़े अमीर रहे हैं, और मैं ये नहीं कहता कि सबका बहुत सारी जमीनें होंगी, बहुत से किसान ऐसे भी होंगे जो 5-10 बीघे वाले होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो मजदूरी कर रहे होंगे। यहाँ शिक्षा का स्तर यह है कि यहाँ 3 प्रकार की शिक्षा वो मैं करता हूँ भारत में। भारत की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये क्षेत्र भी उसी को आता है कि भारत में 3 प्रकार की शिक्षाएं हैं। पहली शिक्षा है प्राइमरी की शिक्षा, वो सरकारी स्कूल वाली शिक्षा, जहां का मास्टर पढ़ा लिखा है, बाकायदा टेट की डिग्री, बीएड की, बीटीसी की डिग्री लेकर के आया, जो अच्छा पढ़ा सकता है बच्चे को। वहां यहाँ पर स्कूलों में दलित मुसलमानों के, गरीब पिछड़ों के बच्चे जाते हैं, देखिएगा आप जाकर। ठीक, लेकिन उसके पास पढ़ाने का समय नहीं है, क्योंकि डेली तो उसे खाना बनवाना है,
फिर अगर यहाँ योगी जी आ गए तो भीड़ इकट्ठी करके लेके जानी है। 50 लोगों की टारगेट दे दिया जाता है। भाई जिस गांव में पढ़ाते हो प्रधान से बात करो, 50 लोग भेजेगा प्रधान। अब वो प्रधान के सामने हाथ जोड़ता, भैया 50 लोग भेजते हैं, स्थिति हो जाएगी। ठीक, फिर दूसरा भैंस की जनगणना करेंगे, आदमी की जनगणना करेंगे, जानवर कितने ये जनगणना करेंगे। तो उनका जो पढ़ाने का जो काम है, जो वेल एजुकेटेड है वो पढ़ाने में गया, वो पढ़ा नहीं पाएगा, तो बच्चा सिर्फ आज खिचड़ी खाता है। फिर दूसरा स्कूल जहाँ छोटे मोटे किसानों के बच्चे पढ़ लेते हैं, जहाँ इनके पुलिस के सिपाहियों के, बाबुओं के, छोटे मोटे कर्मचारियों के बच्चे पढ़ते हैं, वो 1000, 500, 2000, 3000 रुपए वाले स्कूल, जहाँ अपने बच्चों को पढ़ भेज रहे हैं, वो वहां से ABCD तो सीख रहा है, मैथ भी सीख रहा है, हिंदी इंग्लिश पढ़नी सीख जा रहा है, बस इतना ही कर रहा है, इससे ज्यादा नहीं। एक और स्कूल है जहाँ IAS का, PCS का, विधायक का, MP का, मुख्यमंत्री का, मंत्री का, बड़े व्यापारियों का बच्चा पढ़ता है, जहाँ की फीस शुरू होती है 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। वो स्कूल में जाते ही 5 साल का बच्चा को अगर आप माइक थमा दोगे ना, वो आपको गाना सुनाएगा। अच्छा, उसे आप स्विमिंग पूल में डाल दोगे तो तैर के भी दिखाएगा। 5 साल का बच्चा तैर के भी दिखा देगा। उसको वहां डांस करना सिखाया जा रहा है, उसको वहां भाषण देना सिखाया जा रहा है, उसको वहां सारी चीज सिखाई जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि किसान का बच्चा और उन बच्चों का कभी मुकाबला होगा? जो मजदूर सड़क पर धक्के खा रहा है, क्या उनके बच्चों में और आपके बच्चों में मुकाबला हो सकता है कभी? वो जो वहां सब चीज सीख रहे हैं जिन स्कूलों में, क्या भारत बदल जाएगा? कौन बदलेगा बताओ? सवाल है। और यहाँ कोई नेता आए उसे कहना कि संविधान के आर्टिकल 21 को पूर्णतः लागू कराए और सारे स्कूलों को एक जैसा कर दे, उसमें एक आर्टिकल जोड़ दे, संविधान में प्रावधान की बात तो सब करते हैं, और ना जाने कितने प्रावधान हुए हैं। उस नेता को कहना सरकार तुम्हारी है, सब कुछ तुम्हारा है, संविधान के आर्टिकल 21 में एक प्रावधान कर दे कि यहाँ 12वीं तक हर बच्चा एक जैसे स्कूल में पढ़ेगा, बस इतना कर दे, भारत बदल जाएगा। होगा नहीं ऐसा कभी, क्योंकि कई हजार लाख करोड़ का टर्नओवर है। आपके जिले में भी अगर प्राइमरी स्कूलों में ये जो मैनेजमेंट के स्कूल है, इनका टर्नओवर जोड़ोगे तो ये हजारों करोड़ का टर्नओवर बैठेगा साहब, और सबका हिस्सा जाता है। क्या लगता है किसान का बच्चा कभी पढ़ जाएगा? ये भारत है कि अगर आप किसान के औलाद हो तो आपको कृषि मंत्री नहीं बनाया जाएगा। ये देखा जाएगा आपकी जेब में पैसे कितने हैं। अगर आप 2 लाख वो दे दोगे तो आपको कृषि की जिम्मेदारी दे दी जाएगी। क्या किसानों से बढ़िया खेती के विषय में कोई बता सकता है? गन्ना कब बोया जाएगा, कब कटेगा, कौन सा बीज डलेगा, कौन सी उसमें दवाई लगेगी, गेहूं किस समय बोए जाएंगे, एक व्यापारी बता देगा? नहीं, किसान को आप कृषि मंत्री बता दो, वो किसानों की आधी समस्या बैठ के कर देगा समाधान। हटिए, ये डाई जो ना ये वाली चलेगी इस बार नहीं होगा, क्योंकि भारत, यहाँ लोग जाति धर्म की बात तो करते हैं, लेकिन यहाँ बच्चों का भविष्य उन्नत कैसा होगा इस पर चर्चा नहीं है। यहाँ चिकित्सा पद्धति इतनी गंदी है कि अगर एक मजदूर का किसान के बच्चे को बुखार चढ़ जाए ना, बुखार का सीजन चल रहा है, तो सरकारी हॉस्पिटल में आपकी राजनीतिक पहचान हो तो बड़े इलाज हो जाए, वरना 50,000 से कम में आपका बच्चा बुखार नहीं करवा पाएगा अपना, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा। ठीक, क्या व्यवस्था बदलनी चाहिए। सारा सबको करो ना सरकारी हॉस्पिटल, कि अगर डीएम का लड़के का बीमार हो और किसान का बच्चा बीमार पड़ा हो तो इन दोनों का एक जैसे हॉस्पिटल में इलाज हो, और एक खाट पर किसान का बच्चा पड़ा हो और इधर मुख्यमंत्री के रिश्तेदार पड़ा हो, तब जाके व्यवस्था बदले मेरे साथ। और अगर सिर्फ ये सोचते हो कि नहीं हम तो विधायक और MP बना करके बहुत बड़ा तीर मार दिए, नहीं, भारत धीरे 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 गुलामी की कगार पर फिर जा रहा है, धीरे 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 धीरे। अब पूछोगे कैसे? ये मन में सवाल उठ रहा होगा ना, ये जो बड़े बड़े मॉल खुल रहे हैं, पहले जब गांव में गरीब में शादी होती थी तो पड़ोस की दुकान वाले से, शहर की दुकान वाले से आधा सामान उधार जाते थे। अब नहीं, अब तो पहले आप पैसे दोगे, बताओगे ये चाहिए, उसके बाद आपको सामान मिलेगा, समझ रहे हो? दूसरा कि उन मॉलों में बाहर लिखा होता है साफ साफ, एक पैंट खरीदोगे तो 2 शर्ट फ्री दूंगे मिलेगी, यही लिखा होता है ना, ये सब लिखा होता है। तो ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। ये व्यवस्था परिवर्तन के लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने पूरा जीवन दिया। भगत सिंह को हम कहते हैं, लेकिन भगत सिंह को जब पढ़ते हैं, भगत सिंह सिर्फ आजादी नहीं चाहते थे कि बस अंग्रेज यहां से भाग जाए ना, वो चाहते थे यहाँ का समाज, यहाँ का मजदूर, यहाँ का किसान सशक्त हो, मजबूत हो। तो हम साथी उसी विचारधारा के लोग हैं। अब यहाँ बुजुर्गवार ज्यादा है, मैं भी मुझे लगता है भावनाओं में ज्यादा बहुत दूर तक चला गया। ठीक, और भीम आर्मी के लोग गुंडे बताते हैं, भीम आर्मी के लोग गुंडे, मैं खुद पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, MBA किया हूँ, मैनेजमेंट की डिग्री मेरे पास है। यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष साहब गोल्ड मेडलिस्ट है,
वो पीएचडी होल्डर है, 2 लाख की तनख्वाह जहां मर्जी जाके ले सकता है। हर प्रदेश में हमारे प्रदेश अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष सारे ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हैं। हमसे दिक्कत इसलिए है कि जब वो बात करते हैं धर्म की, जब वो बात करते हैं जाति की, तब हम बात करते हैं जो रोजगार की, तब हम मुझे कहते हैं कि भाई यहाँ किसान सशक्त कैसे होगा, इस पर जवाब दो। जाति मत हमें सिखाओ, धर्म मत हमें सिखाओ, किस धर्म को मानेंगे हम तय करेंगे, ये बीजेपी और आरएसएस के लोग तय नहीं करेंगे। ये हम उनसे सवाल पूछते हैं तो उनको बड़ी दिक्कत है। ठीक, तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि भीम आर्मी से जुड़े, आजाद समाज पार्टी से जुड़े। समय है, हमारे साथी यहाँ बैठे हैं, जिसका भी टिकट तय होगा उसको मजबूत करने का काम करें। सबको अपना मौका दिए, एक बार भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोगों को मौका दें, ठीक है। और ये मैं ये नहीं कह रहा क्योंकि भीख मांगने वाली आदत नहीं है, किसान परिवार में पैदा हुए ना। जब खेती करते हैं तो ये ध्यान रहता है कि बरसात अगर ज्यादा हो गई तो फसल खराब भी हो सकती है, तो यह फसल खराब हो और चाहे सही हो, इसका अंदाजा पहले से है। अपने काम के बल पर जो काम आज तक किया उसके बल पर मैं आपसे कहता हूं कि धन तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन हाँ अगर व्यवस्था हाथ लग गई, उस व्यवस्था से सुधार कैसे होता है ये हम आपको बताएंगे, सुधार कैसे किया जाता है। और ये भी तय है कि जिस दिन असर आगे कोर्ट साहब कह रहे थे याद रखा जाएगा, और साहब जिस दिन एक बार पूर्ण ताकत से आए ना, अभी भी याद रखते हैं लोग। चंद्रशेखर आजाद जब संसद में बोलते हैं तो 4 मिनट में 21 सवाल पूछ लेते हैं, उनसे कहते हैं 21 सवालों का जवाब दो, वो दे नहीं पाते। और जिस दिन ताकत हाथ लगेगी उस दिन बताएंगे क्या कर सकते हैं। और मैं आपसे भी कहता हूँ, जो साथी ये कहता हूँ कि उसमें राजनीतिक क्षमता और राजनीति कर सकता है, लेकिन पैसे नहीं है, धन नहीं है, वो आए भीम आर्मी ज्वाइन करे, आजाद समाज पार्टी ज्वाइन करे, हम उसको दिखाएंगे राजनीति, उसकी अगर ताकत राजनीति करनी उसको आगे कैसे बढ़ाया जाता है ये भी दिखाएंगे। आप सब लोगों ने मुझे सुना, शुक्रिया। इस बीच अगर मेरे मुंह से कुछ कोई ऐसा शब्द निकला हो जो आपको मन को आघात करे, उसके लिए माफी चाहता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। में फिर यहाँ पर जो आयोजक हमारे देवेंद्र भाई हैं और हमारे साथी जोगिंदर जी, जिनको पुलिस कार्यक्रम न कराओ, भाई ये घेर हमारा है, हम यहाँ तिथि भी करते हैं, तेरी भी करते हैं, ब्याह भी करते हैं, और हम यहाँ गट्ठे को बैठ कर अपनी पंचायत